दिखाई नहीं दे रहा है? अरे अरे इसकी वजह से हाँ, इसके कदम ही अशुभ है भैया। हाँ हाँ, इसके आने के बाद ही तो ये सब बंद हुआ है। ये बंदा मनहूस है भैया। हाँ हाँ भैया, मनहूस है, मनहूस है। गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसका छप्पर बारिश में टपका करता था और दीवारों पर मिट्टी उखड़ी हुई थी। उसी में रहता था सोमू, एक आम सा मछुआरा जिसकी पत्नी गौरी उसकी आर्थिक स्थिति के चलते कभी खुश नहीं रहती थी। जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो पिताजी? कहाँ जाएंगे तेरे पिताजी बेटा? वही तालाब, वही मछलियाँ। तेरे लिए लड्डू पेड़े लेने जाने से तो रहे। अरे कैसी बातें करती हो गौरी है? जैसा तुम काम करते हो वैसी ही बातें करती हूँ मैं। ये नहीं कि कुछ काम कर लो, इसमें कोई कमाई भी है? अरे अच्छा खासा खाती हो, पीती हो, है, पहनती ओढ़ती हो, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करती हो है? ऊपर वाले का धन्यवाद किया करो, कहीं वो नाराज हो गए ना तो ये सब भी हासिल नहीं होगा, बता रहा हूँ। अरे जाओ तुम, दिमाग न खराब करो। हर दिन वही पुराना जाल, पुरानी तालाब। शर्मा के घर में तो नया छप्पर लग गया और तुम अब भी वही के वही। अरे गौरी देखो, जितना भाग्य में लिखा है ना उतना ही मिलेगा बस। भाग्य भाग्य भाग्य, अगर सब कुछ भाग्य है तो मेहनत किस लिए करते हैं लोग? तू तो बस किस्मत का रोना रोता रहे। सोमू कुछ नहीं बोला। गौरी के ये ताने रोज के थे। सोमू ने अपना जाल उठाया और वो बाहर निकल गया। जाल आज कुछ ज्यादा मछलियाँ पकड़ ले ताकि गौरी का मूड भी ठीक हो जाए। गांव में 2 तालाब थे। एक में भीड़ रहती थी और दूसरे में मछलियाँ कम थीं, इसलिए वहाँ कम लोग जाते थे। पर सोमू को वही पसंद था क्योंकि वहाँ शांति थी। उस दिन भी सोमू उसी वीरान तालाब पर पहुँचा। जाल फेंका, इंतजार किया, लेकिन आज कोई मछली नहीं आई। अरे भैया, आज तो एक भी मछली नहीं फंसी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने फिर कोशिश की, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, पर हर बार खाली जाल। वो थक कर बैठ गया। अरे भगवान, लगता है अब भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। उस दिन वो खाली हाथ लौटा। और गौरी के ताने सुनकर सो गया। अगले दिन उसने तय किया कि अब वो भी उसी तालाब पर जाएगा जहाँ सब जाते हैं। उसने उम्मीद के साथ जाल कंधे पर डाला और भीड़ वाले तालाब की तरफ निकल पड़ा। अरे सोमू भी आ गया, देखो। अरे क्या बात भैया, आज हिया का रास्ता कैसे भूल गए? अरे राजू, उधर लगता है मछलियाँ खत्म हो गई हैं शायद। अरे उधर तो इतने लोग भी नहीं जाते। अरे तुमने अकेले ही मछलियाँ खत्म कर दी क्या वहाँ? सभी ठहाका लगाते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक वहाँ से भी सारी मछलियाँ गायब हो गईं। अरे अरे ये क्या भैया? अरे सुबह तक तो मछलियाँ छलांगे मार रही थी, अभी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अरे इसकी वजह से हाँ, इसके कदम ही अशुभ है भैया।
हाँ हाँ, इसके आने के बाद ही तो ये सब बंद हुआ है। ये बंदा मनहूस है भैया। हाँ हाँ भैया, मनहूस है, मनहूस है। मनहूस है। अरे अरे भैया चुप हो जाओ। अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ। अरे भैया ये क्या बात हुई बताओ। अरे मैं तो बस अपनी रोजी रोटी के लिए आया था और कोई बात नहीं है। अरे अपनी रोजी के चक्कर में तूने सबकी रोजी रोटी छीन ली रे, पनौती कहीं का। आवाजें तेज होती गईं, हर ओर से ताने सुनाई देने लगे। सोमू बस खड़ा रहा। हाँ सही कह रहा पवन भैया, सच में पनौती ही है ये। अरे भैया एकदम मनहूस है। अरे हमारा क्या होगा भैया, आज हमने भी मछलियां नहीं पकड़ी। अरे इस पनौती से पूछो। शायद ये लोग सही ही कह रहे हैं। लगता है मैं सच में पनौती ही हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ ऐसा ही बेड़ा गर्क हो जाता है। शाम हो गई। किसी को कुछ हासिल ना हुआ। सोमू भी बेचारा खाली हाथ लौटा और गौरी शुरू हो गई। फिर कुछ नहीं मिला। हर दिन वही खाली डोल लेकर लौट आता है तू। अब बस मैं अब और नहीं रह सकती इस संघाली में। अरे गौरी, अरे जरा सब्र रख, कल से सब ठीक कर दूंगा। कल? तेरे कल ने तो हमारी जिंदगी ही खा ली। मेरा बच्चा भूखा सोता है हर रात और तू बस किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। गौरी के शब्द जैसे तीर बनकर सोमू के दिल में उतर रहे थे। उसने हाथ जोड़ लिए। अरे अरे रुक जा गौरी, हाथ जोड़ता हूँ, रुक जा। अरे एक मौका और दे दे। अरे मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तू एक मौका और दे दे बस। अब तेरी वादों पर भरोसा नहीं। मैं अपने बच्चे को लेकर मायके जा रही हूँ। गौरी ने अपनी पोटली बांधी और बिना पीछे देखे चली गई। सोमू वहीं खड़ा रह गया, खाली झोपड़ी में, खाली दिल के साथ। उसकी आंखों से पानी टपकने लगा। अगर यही किस्मत है तो इसे मैं नहीं मानता अभा। हाँ, मैं नहीं मानता। मैं अब अपनी किस्मत बदलूंगा। हाँ, बदल कर रहूंगा। हाँ। उस रात न उसने खाया न वो सोया। सुबह उठकर फिर तालाब पहुंचा। जाल फेंका, घंटों बैठा, लेकिन नतीजा वही सन्नाटा। अब गांव में चर्चा फैल गई थी। अरे भैया सुना है सोमू गया रहा आज फिर से तालाब पर है, सच है का? अले थोलो भैया, अले उतने कदम ना पलते ना, वहाँ तो भी है तुम होता है। अरे सच में वो मनहूस है भैया। हाँ, उसके कारण देखो पूरे गांव का धंधा चौपट हो गया। बताओ। वो लोग सोमू को गांव से निकालने की सोचने लगे, जिसके लिए वो सीधा राजा शंकर देव के दरबार में उसे लेकर पहुंच गए। फिर जिसका तेजी को डर था वही हुआ। उसकी माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। शोभा ने तेजी के लंबे बालों को खींचा और उसे मारने लगी। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तू तो इस लायक है नहीं। तूने मेरे रेशमी वस्त्र खराब कर दिए। अब तुझे इसकी सजा तो मिलेगी ही। सजा के रूप में तुझे ये भीगे हुए चावलों को पीसना होगा। तेजी बहुत रोई। माँ, मैंने सचमुच आपके वस्त्र नहीं फाड़े हैं। शोभा नहीं मानी। वो तो कब से तेजी को मारना चाहती थी और अब इस सुनहरे अवसर को वो गंवाना नहीं चाहती थी, खासकर जब उसके पिता भी घर पर नहीं थे। उसने चावल पीस रही तेजी के दाएं हाथ को ही चावल के साथ पीसना शुरू कर दिया और उससे कहा, अब चावल पीसने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर। तेजी रोते रोते बोली,
माँ, तुमने मेरे दोनों हाथों को आहत कर दिया है, मुझे जाने दो। अपने सिर से चावल पीस। फिर डंडे से शोभा ने तेजी के सिर पर मारा और उसके शव को घर के पिछवाड़े दबा दिया। उस जगह से कद्दू की एक बेल निकल आई। कद्दू का पौधा गीत गाता और अपने फूलों की खुशबू बिखेरता रहता। पौधे द्वारा गाया जाने वाला गीत बहुत ही मधुर होता था। लगता था कि कहीं बहुत दूर कोई स्त्री गा रही है। एक दिन पड़ोसी शोभा से, क्या बात है शोभा बहन, बहुत दिनों से तेजी नहीं दिख रही। हाँ, वो कुछ महीनों के लिए अपनी सहेली के घर गई है, कुछ समय बाद वापस आ जाएगी। एक दिन एक दुबली पतली स्त्री भीख मांगने आई। मालकिन, मुझे एक कद्दू दे दीजिए। तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तो हफ्ते से कद्दू नहीं पकाया, यहाँ तक कि रोहू मछली के साथ खाने के लिए भी नहीं। मैंने अपने बेटे को आज ही बाजार भेजा है कि कहीं से एक अच्छा कद्दू ले आए। तुमने कहाँ से मेरे घर में कद्दू देख लिया? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप इस घर की मालकिन हैं, और अगर आप मुझे कद्दू नहीं देना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। स्त्री जाने के लिए वापस मुड़ी। शोभा हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने कद्दू कहाँ देखा है, पर अगर ऐसा है तो खुद ही जाकर ले लो। प्रीतमगढ़ राज्य में झुमरू नाम का एक नाई रहता था, जिसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा गबरू जो बौना था, दूसरा बेटा बिलुआ जो बदमाश था। चूंकि गबरू कद का छोटा बौना था, इसलिए कोई भी लड़की उससे शादी को तैयार नहीं थी। छोटा भाई बिलुआ की शादी हो चुकी थी। एक दिन झुमरू अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है। बेटा, मेरी अवस्था अब दुकान संभालने की नहीं रही। मेरी आंखों की रोशनी लगातार घटती जा रही है। ऐसा क्यों बोलते हो जी? अभी तो आप कम से कम 20 साल दुकान संभालेंगे। ऐसा नहीं है। कल ही एक कस्टमर का मैंने मूंछ काटते काटते थोड़ा सा नाक काट दिया। ओह, फिर क्या हुआ? फिर क्या, जैसे तैसे मामला शांत हुआ। कल से बिलुआ दुकान संभालेगा। वैसे भी शादीशुदा होने के कारण इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो फिर गबरू क्या करेगा? वो कैसे अपना जीवन चलाएगा? देखो सुंदरी, अपना बेटा सबको अच्छा लगता है, लेकिन गबरू में ऐब है। यह तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। इस बौने से कौन शादी करेगा? दूसरी बात, यह सर्कस में जोकर बनकर कमा सकता है। क्या बोलते हो जी? दुनिया का पहला बाप देख रही हूँ जो अपने बेटे को सर्कस में जाकर जोकर बनने के लिए बोल रहा है। माँ, बौना को बौना नहीं कहोगी तो क्या कहोगी? पिताजी ने इसके लिए सबसे अच्छा धंधा चुना है। दूसरे दिन से बिलुआ अपने पिताजी की दुकान पर जाकर बाल काटने का काम करने लगता है। 1-2 महीने दुकान चला लेने के बाद एक दिन बिलुआ गबरू से बोलता है, देख गबरू, हमारे दुकान में एक ही आदमी का काम है और तू इतना छोटा है कि किसी का बाल भी ठीक से काट नहीं सकता। तूने अपने बारे में क्या सोचा है? क्या करूं भाई, भगवान ने मुझे ऐसा बनाकर भेजा है कि कहीं भी काम मांगने जाता हूं तो सब हंसकर यही बोलते हैं कि तुमसे काम क्या होगा। वह सब मैं नहीं जानता। तुम अपना कहीं और ठौर ठिकाना देख लो। बिलुआ बेटा, भाई से ऐसे नहीं बोलते। जितना तुम्हारा हक दुकान पर है उतना गबरू का भी है। देखो माँ, जब पिताजी ने वह दुकान मेरे नाम कर दिया तो फिर तुम लोगों का उसमें कोई हक नहीं बनता। और हाँ, ये बात मैं सिर्फ गबरू के लिए नहीं, तुम दोनों के लिए भी कह रहा हूँ। क्या कहा? तुम्हारा मतलब क्या है? जरा साफ साफ बताना तो साफ साफ सुन लो पिताजी, मेरे परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वह हमारे तरह गरीबी में पले बढ़े। तो क्या इसके लिए तुम हम लोगों को घर से बाहर निकाल दोगे? बेहतर होगा कि मेरे निकालने से पहले आप लोग खुद यहाँ से निकल जाओ। नीच कमीने, क्या इसीलिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? पिताजी, यह मत भूलिए कि आज मेरे ही टुकड़े पर आप लोग पल रहे हैं और मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरे भी हाथ उठ सकती है। क्या कहा? अपने पिताजी पर तुम हाथ उठाओगे? लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है?
जाने दो सुंदरी, यह सब ऊपर वाले की लीला है। अपने नसीब में बुढ़ापे में ही घर से बाहर निकलना था। कल सुबह ही हम लोग इस घर से निकल जाएंगे। सुबह में झुमरू, सुंदरी और गबरू तीनों बिलुआ का घर छोड़कर चले जाते हैं। शहर जाने के क्रम में बीच में जंगल पड़ता था। बस जी, अब और नहीं चला जाता, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। माँ, पिताजी, आप यहीं पेड़ के छांव में बैठो, मैं देखता हूँ जंगल में कुछ फल फूल मिल जाएंगे। गबरू फल की खोज में जंगल में चल देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि बहुत सुंदर कुटिया के पास बहुत से फलों से लदे पेड़ लगे हैं। पास में ही एक तपस्वी धुनी रमाए बैठे हैं। तभी वो देखता है कि एक सांप तपस्वी को काटने जा रहा है। वो झट से सांप को हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन सांप बड़ा होने के कारण गबरू को अपनी पूंछ से बांध लेता है। गबरू छटपटाने लगता है। तभी तपस्वी का ध्यान पत्तों की खरखराहट से टूट जाता है और वो गबरू को उसे सांप से अलग कर बचाता है। कौन हो तुम बालक? इस घने जंगल में क्या करने आए हो? प्रणाम महाराज, मेरा नाम गबरू है। मैं अपने बूढ़े माता पिता की भूख को मिटाने के लिए कुछ फल ढूंढने के लिए आया था। मेरे माता पिता नदी किनारे पेड़ की छांव में भूखे बैठे हैं। बालक, मैं तपस्वी देवराज तुम्हारी माता पिता के प्रति आदर भाव और मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने की तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ये लो एक फल, इसमें तुम लोगों की भूख मिट जाएगी। जी महाराज, मैं इसे अभी माँ पिताजी को जाकर खिला देता हूँ। परंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने माता पिता के साथ जंगल में क्यों भटक रहे हो।